हेलो फर्स्ट ईयर जीएनएम वालों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एस टू विजन नर्सिंग में। मैं आपका एजुकेटर आदित्य बाबू। अगर आपने मेरे बारे में नहीं सुना है तो मैं बता दूं, मेरा नाम आदित्य है और मैं हूं पीएमसीएच का मेडिको। बिल्कुल सही सुना आपने, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मैं अभी एमबीबीएस कर रहा हूं। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर वाले जितने भी हैं 2023-24 बैच वाले, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम कुछ ही दिन में आने वाला है। डेट भी आ गई है बाबू। और आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो सारी चीजें याद करवा दूंगा, एक एक चीज समझा के याद करवा दूंगा। और दूसरी चीज कि कैसे आपको आंसर लिखना है, इससे भी रिलेटेड सारी बातें बता दूंगा। तो जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमको याद तो रहता है, क्वेश्चन का आंसर तो पता है, बट हमको यही नहीं पता है कि सर इसका आंसर लिखेंगे कैसे, कॉपी कैसे भरेंगे, मार्क्स कैसे लाएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि आंसर कैसे लिखना है, चीजों को याद कैसे करना है। और जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड आपके सवाल हैं, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है बाबू। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो भी डेफिनेशंस है, एलिमेंट्स हैं, वो सारी बातें पढ़ेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री क्या है वो भी पढ़ेंगे। और ये जो पूरा लेक्चर है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होने वाला है। मेजरली देखो हम इंग्लिश पे फोकस करते हैं, बट पीपीटी में हमने हिंदी भी इंक्लूड किया हुआ है, यानी जो भी बचे, क्योंकि आपको छूट मिलती है एग्जाम में कि आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इन हिंदी प्लस इंग्लिश। तो उसी तरह का लेक्चर भी डिजाइन हुआ है बाबू, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वालों एकदम कुर्सी की पेटी बांध लो और पूरा लेक्चर स्टार्ट से एंड तक बस 2x पे देखना है, 2x पे देखो, 1.5x पे देखना है, 1.5x पे देखो। इसमें आप कंफर्टेबल हो बाबू, इस लेक्चर को देखो और फिर देखो कैसे मजा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया बहुत कम टाइम है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों सर? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे आपका अगर एक बार देखा हुआ रहेगा ना, तो वहां आपको आसानी होगी इन क्वेश्चंस का आंसर देने में। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो दोनों साथ साथ हो जाएगा। समय कम है, अगर आप थ्योरी पढ़ने लगोगे ना तो चीजें रिकॉल नहीं होंगी। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर पढ़ोगे ना तो चीजें टाइम तक याद भी रहेंगी। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन कम्युनिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ। एक कम्युनिटी क्या होती है और फिर कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको समझनी है। देखो कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है बाबू? समुदाय। समुदाय क्या होता है सर? देखो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक रहन सहन का, एक कल्चर कॉमन होता है, एक रहन सहन का तरीका कॉमन होता है। उसी को क्या बोलते हैं बाबू? कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे जब आप बाहर जाओगे, जब इंडिया से बाहर जाओगे, अब्रॉड जाओगे, कहीं दूसरे देश जाओगे, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप किस समुदाय से आते हो, तो ऐसा थोड़ी बोलोगे कि हम बिहार से आते हैं। आप क्या बोलोगे कि मैं इंडिया से आता हूँ, मैं भारतीय समुदाय से आता हूँ। तो वो कि भारतीय समुदाय एक कम्युनिटी बना रही है, पूरा हमारा देश क्या है, एक कम्युनिटी बना रहा है। तो ये पूरा एक देश जो है ना एक कम्युनिटी बना रहा है। लेकिन जब आप दूसरे स्टेट में जाते हो, मान लो बिहार से आप राजस्थान गए, आप हरियाणा गए, आप कहीं भी दूसरे स्टेट में गए और आपसे पूछा जाएगा कि आपका समुदाय क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं बिहार से आता हूँ। तो ये देश है, इसमें बहुत सारे विभिन्न विभिन्न अलग अलग स्टेट्स हैं जो एक कम्युनिटी बना रहे हैं। तो देश एक बड़ा कम्युनिटी हो गया, स्टेट उससे छोटा कम्युनिटी हो गया। और स्टेट के अंदर भी आपको पता है सोसाइटीज होती हैं, कॉलोनीज होती हैं, शहरें होती हैं, वो सब मिलके भी एक छोटी छोटी कम्युनिटी बनाती है। तो इस तरीके से बाबू हर लेवल पे अलग अलग कम्युनिटी बनी हुई है। तो कम्युनिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन है। अ कम्युनिटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा लोगों का समूह, लिविंग इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, एक खास जियोग्राफिकल क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, वहां के स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट कैसा है बाबू? कॉमन इंटरेस्ट है। इसके अलावा वैल्यूज उनके जो है, उनकी जो मान्यताएं हैं वो भी कॉमन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का फर्क हो जाए, ठीक है।
एंड कैरेक्टरिस्टिक, मान लो बोलचाल की, रहन सहन की तरीके भी सेम होना चाहिए। जैसे जितने भी आप देखोगे बिहार के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका बोलचाल का, रहन सहन का, खाने पीने का, सबका तरीका कहीं ना कहीं बहुत मिलता जुलता है, बहुत एक जैसा है। और वो अगर कोई बिहार का इंसान दूसरे स्टेट में चला जाए तो वहाँ पूरी कैरेक्टरिस्टिक, पूरी बोलचाल, रहन सहन, खाने पीने का तरीका ही बदल जाएगा। समझ में आया? तो ये है। एंड इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे से उनका इंटरैक्शन होते रहना चाहिए। इस तरीके से क्या बनती है बाबू, एक कम्युनिटी बनती है, एक समुदाय बनता है। तो ये तो है कम्युनिटी। लेकिन सर फिर कम्युनिटी हेल्थ क्या है? तो किसी भी एक समुदाय के स्वास्थ्य का विवरण रखना, उसके हेल्थ के स्टेटस के बारे में चेक रखना, इज द कम्युनिटी हेल्थ। डेफिनेशन देख ले। चलो देखो, ये था इंग्लिश में, देखो यहाँ पे मैं हम लोगों ने आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया है। बात सेम है बाबू, जो इंग्लिश में मैंने आपको समझाया ना वही हिंदी में भी लिखा हुआ है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और हमारे पास टाइम तो कम है। तो हिंदी आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एलिमेंट्स क्या क्या है एक कम्युनिटी के। एक कम्युनिटी में सबसे पहली चीज तो वही बात है, लोकेलिटी, जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में रहने चाहिए वो सारे लोग। ऐसा नहीं है कि जो कोई इंसान है जो इंडिया में बैठा हुआ है और दूसरा इंसान अमेरिका, ये यूएसए में बैठा हुआ है, ये आपका इंडिया में बैठा हुआ है, दोनों व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर रहे हैं और एक कम्युनिटी हो गया। नहीं बाबू, ये दोनों कभी एक कम्युनिटी नहीं हो सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक जियोग्राफिकल एरिया में नहीं रहे, इनका जियोग्राफिकल एरिया बहुत अलग है। समझ में आया? चलो, तो ये बात है, जियोग्राफिकल एरिया सेम होना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटिमेंट, वी फीलिंग, मतलब आपके अंदर एक दूसरे को लेके एक अपनापन वाली भावना होनी चाहिए। जैसे सारे बिहारी जो हैं, वो सारे बिहारी, अगर कोई भी दूसरे राज्य में तुम जाओगे, स्टेट में जाओगे, वहां देखोगे कि किसी बिहारी के साथ गलत हो रहा है, तो तुमको ऑटोमेटिकली उसके लिए लड़ने की इच्छा होगी, उसका सपोर्ट करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर उसके लिए एक अपनापन है, क्योंकि वो तुम्हारे कम्युनिटी का पार्ट है। समझ में आया? तो एक अपनापन वाली फीलिंग होनी चाहिए और ग्रुप फॉर्म होना चाहिए। तो ये थी कम्युनिटी। देखो अब आता है कम्युनिटी हेल्थ की। कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है ये देखेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, community health refers to the environmental, social and economic resources to sustain emotional and physical well-being among people in ways that advance their aspiration and satisfy their needs in their unique environment। सर इतना लंबा इंग्लिश में आप बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी लोग रह रहे हैं कम्युनिटी में, देखो एक होता है इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ मतलब क्या होता है बाबू? इंडिविजुअल हेल्थ, जैसे मान लो आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए तो आप क्या करोगे? आप हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ डॉक्टर आपको व्यक्तिगत रूप से देखेगा, आपकी जांच करेगा, आपको दवा लिखेगा, तो वो है इंडिविजुअल हेल्थ। लेकिन दूसरा होता है बाबू कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में क्या होता है? देखो, इंडिविजुअल हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ में क्या होता है मैं बताऊं? कम्युनिटी हेल्थ में ये होता है बाबू कि एक पूरा समुदाय के स्वास्थ्य का विवरण रखा जाता है। मान लो कोई ऐसी बीमारी है, जैसे होता है ना कि चिकनगुनिया हो गया, जैसे काला जार हो गया, काला जार एक बीमारी है, या फिर आप देखोगे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी में वो फैला हुआ है। तो जब उसका विवरण किया जाएगा, उसके लिए आप स्टेप्स लोगे उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो किस में आता है? कम्युनिटी हेल्थ में। कम्युनिटी हेल्थ हमेशा बहुत सारे लोगों के बारे में सोच के किया जाता है। इंडिविजुअल हेल्थ में तो व्यक्तिगत चीज होती है। तो देखो वही बात बोला है कि यहाँ पे आप एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। मान लो एक समुदाय है, एक एरिया है, वहाँ बहुत कचरा रहता है, या फिर मान लो कोई एक कम्युनिटी है, यहाँ छोटी सी एक बाबू कम्युनिटी है, ठीक है, एक छोटी से लोगों की कम्युनिटी है, कोई कॉलोनी है, यहाँ कॉलोनी बनी हुई है, सोसाइटी बनी हुई है, और यहीं के बगल से एक बहुत गंदा नाली, एक बहुत गंदा नाला जो है वो जा रहा है। तो अब बता, उस गंदे नाले की वजह से कितनी सारी बीमारियां होंगी। और क्या वो बीमारी किसी एक इंसान को होगी? नहीं सर, वो बीमारी पूरे कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लोगों को होगी, पूरे ग्रुप को होगी। तो जब इस पे एक्शन लिया जाएगा,
जब इस नाले पे एक्शन लिया जाएगा और इस कम्युनिटी को अफेक्ट करने वाली चीज पे एक्शन लिया जाएगा तो वो किसके अंदर काउंट होगा, कम्युनिटी हेल्थ के अंदर काउंट होगा, क्योंकि वहां किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, वहां पूरे समुदाय की बात हो रही है। ठीक है, देखो उसके अलावा तो इन्वायरमेंट, इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक, पूरे कम्युनिटी में आप कोई मान लो कोई यहाँ पे लोग बहुत अनएम्प्लॉयड है, लोग क्या है, रोजगार का साधन नहीं है, तो सरकार ने क्या किया, यहाँ कुछ फैक्ट्री बैठा दी, तो इससे क्या हो गया, लोगों को रोजगार मिल गया, अब रोजगार मिल गया तो पोषण अच्छा हो गया, पोषण अच्छा हो गया तो ऑटोमेटिक उनका हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, देखो इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, उनका पूरे कम्युनिटी का यहाँ ध्यान रखा जाता है। समझ में आया, समझ में आया कि कैसे, अब मलेरिया डेंगू ऐसी बीमारी तो किसी एक इंसान को नहीं होती है, जब वो होती है तो कहीं ना कहीं पूरे कम्युनिटी पूरे समुदाय के लोगों को होती है। जैसे आपको बता दूं, कोटा, मैंने कोटा में 1 साल बिताया है बाबू, तो वहाँ कोटा में क्या होता है ना, डेंगू का बहुत प्रचलन है। ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता किसी एक को हो गया बाकी लोग बच गए, नहीं बाबू, ये जब होता है ना डेंगू मलेरिया तो बहुत सारे लोगों को एक साथ होता है, एक समय पे होता है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो पूरे समुदाय को अफेक्ट कर रही है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। तो इनके लिए जो भी स्टेप लिया जाएगा वो क्या ध्यान में रख के लिया जाएगा कि पूरे समुदाय को कैसे बचाया जाए। ठीक है ना बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड राइट फिलोसफी। देखो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका सब्जेक्ट ही, ये सब्जेक्ट ही आपका है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और उसी का आपको डेफिनेशन तो पता होना चाहिए ना बाबू। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पता ही नहीं हो तो क्या, देखो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, क्या है बाबू, स्पेशलाइज्ड ब्रांच। सर स्पेशलाइज्ड ब्रांच का मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक होता है पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स नर्सिंग में क्या होता है ना कि उसमें बच्चों की देखभाल, जो आप अगर कल को ड्यूटी आपकी लगती है, तो कल को जब आपको ड्यूटी लगेगी आप स्पेशलाइज करोगे, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में अगर आपका ड्यूटी लगेगा तो वहाँ बच्चों का आपको देखभाल करना पड़ेगा। साइकेट्री नर्सिंग में अब क्या होता है, साइकेट्रिक पेशेंट जो होते हैं उनका देखभाल किया जाता है। उसी तरह ये एक ब्रांच है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच, जिसमें पूरे कम्युनिटी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, एक समुदाय के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, किसके अंदर बाबू, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। समझ में आया, पूरे समुदाय का स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाए, पूरे समुदाय के लोगों का कैसे ख्याल रखा जाए, ये आपका कर्तव्य होता है अगर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आते हो तो। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ANA, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, जैसे ANA इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन INA, उसी तरह ANA अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस। देख रहे हो ना, यहाँ पब्लिक की बात हो रही है, सारे लोगों की बात हो रही है जो उस समुदाय के अंदर आते हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। अप्लाइड टू प्रमोटिंग एंड प्रिवेंटिंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, फिर से देखो पूरे पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब आपको सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर ये प्रमोशन और प्रिवेंशन में क्या अंतर होता है। देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हेल्थ प्रमोशन क्या होता है और हेल्थ प्रिवेंशन क्या होता है, ये सर बता दीजिए एक बार, प्रमोशन और प्रिवेंशन बता दीजिए। तो सुनो, सुनो मेरी बात, प्रमोशन और प्रिवेंशन में क्या अंतर है। अगर आप देखो प्रमोशन में क्या होता है, दिख रहा है ना बाबू, देखो प्रमोशन में क्या होता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी बिहेवियर रखते हो, जब आप हेल्दी बिहेवियर रखते हो ना तो उसको बोलते हैं हेल्थ प्रमोशन। क्या बोलते हैं, हेल्थ प्रमोशन। जैसे मान लो आपको कहा जाता है कि डाइट अपनी अच्छी रखनी चाहिए, आपको सही समय पे खाना खाना है और सही खाना खाना है, जो भी बाहर का खाना नहीं खाना है, इसके अलावा स्मोकिंग नहीं करना है, इसके अलावा साफ सुथरा रहना है, इसके अलावा एक्सरसाइज करना है, आपको रनिंग करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। तो जब आप ये सारे काम करोगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो गुड हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, आपका स्वास्थ्य और अच्छा होते जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, गुड हेल्थ को प्रमोट किया, तो इसलिए ये होता है प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन मतलब कि हेल्थ को, स्वास्थ्य को, गुड हेल्थ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंशन में होता है कि बीमारियों से बचना, डिजीजेस से बचना, टू स्टॉप डिजीजेस, टू स्टॉप डिजीजेस,
डिजीज, जैसे आपने वैक्सीन लगा लिया तो आप क्या हो गए, प्रिवेंशन। जैसे जब बरसात का सीजन आया तो आपने जहां जहां पानी जमा होता था वहां वहां से पानी को ड्रेन करना शुरू कर दिया, ये क्या है, प्रिवेंशन। या कोई खास बीमारी अगर किसी खास रीजन से हो रही है तो उसको आप अवॉइड कर रहे हो। कोरोना टाइम, जैसे जैसे कोरोना टाइम क्या होता था कि कोरोना टाइम कोई भी बाहर निकलता था तो मास्क लगाता था, पूरा सैनिटाइजर यूज करता था, अंदर बाहर से अंदर आ रहा है तो सैनिटाइजर लगा रहा है, मास्क लगा रहा है। तो ये सब काम किस में आता है, ये सब काम आता है बाबू प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन के तहत क्या आता है कि जो भी बीमारी है उस बीमारी से आपको बचना कैसे है, वो है प्रिवेंशन। प्रमोशन क्या है कि अपना अच्छा हेल्थ कैसे और बढ़ाना है, योगा करके, एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा के। तो हेल्थ को जब आप बढ़ाते हो, हेल्थ को प्रमोट करते हो, दैट इज हेल्थ प्रमोशन। जब बीमारी से बचते हो, दैट इज प्रिवेंशन। समझ में आया, प्रमोटिंग, प्रमोशन और प्रिवेंशन का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये चीजें आपको ऐसे लिखनी है। जब भी देखो क्वेश्चन आपको लिखना है ना बाबू, तो क्वेश्चन देखो, मैं वही बात बोल रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको यही आएगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिफाइन करो। अब आप जब ये लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू एएनए, ये वर्ड आपने लिख दिया, इसके अलावा लिख दिया कि कम्युनिटी हेल्थ में क्या होता है, प्रमोटिंग और प्रिवेंशन होता है। अब देखो मेरी बात, इतना छोटा आंसर लिखोगे तो नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आंसर बढ़ाना कैसा है उसका तरीका बताता हूँ। देखो इतना लिख दिया ना, उसके बाद प्रमोशन को भी डिफाइन कर दो, लिख दो, हेल्थ प्रमोशन इज द बिहेवियर्स विच इंक्रीजेस आवर हेल्थ, लाइक योगा, एक्सरसाइज, डाइट, एंटी स्मोकिंग, ये सब क्या है, हेल्थ प्रमोशन। फिर आप लिख दो, हेल्थ हेल्थ प्रिवेंशन इज द मेथड्स वी यूज टू प्रिवेंट अ डिजीज। क्या कर दिया, तो आंसर बड़ा हो गया कि नहीं, हेल्थ प्रमोशन भी लिख दिया, हेल्थ प्रिवेंशन भी लिख दिया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में लिख दिया। उसके अलावा आप कम्युनिटी का भी डेफिनेशन लिख दो, क्यों, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ना भाई, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ही रिलेटेड है कम्युनिटी। तो आपको क्या करना है, आंसर बड़ा करना है, जो भी उससे रिलेटेड आपको पता है सब कुछ छाप दो। यही तरीका है आंसर राइटिंग का। अब यहाँ पे मैंने इसको समझा दिया ना बाबू इतना, तो अब आगे आपको दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में जो जो शब्द दिख रहा है ना, जो जो उससे रिलेटेड आपको दिख रहा है, याद आ रहा है, सब लिखो। अब सब तो बताने नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि ये आप पूरा लिख दो जो डिफिनेशन मैंने आपको बताया। इसके बाद आप हेल्थ प्रमोशन का पूरा बात लिख दो कि क्या होता है, उसके अंदर एग्जाम्पल, फिर प्रिवेंशन का लिख दो, एग्जाम्पल्स लिख दो, फिर आप कम्युनिटी का डिफिनेशन लिख दो, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर आता है, कम्युनिटी शेयर्ड जियोग्राफिकल एरिया होता है। फिर आप कम्युनिटी हेल्थ का डिफिनेशन लिख दो। ऐसे क्या होगा बाबू, ये आपका आंसर पूरा एक दो पेज में हो जाएगा और नंबर भी भर, और टीचर भी एकदम मस्त रहेगा। तो यही तरीका है आपको आंसर राइटिंग का, जो मैंने आपको अभी बताया। चलो आगे भी मैं बताऊंगा कि कैसे और आंसर लिखना है। तो देखो फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या क्या है, तो सबसे पहला, हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। आखिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात क्यों की जाती है, आखिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है, इन सिद्धांतों के बेसिस पे बनाया है, इन दर्शनों, इन सिद्धांतों की वजह से इस विषय, इस सब्जेक्ट का निर्माण किया गया है। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला चीज थी, हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। अब हेल्थ फंडामेंटल ह्यूमन राइट है बाबू, तो इसको ध्यान रखने के लिए हमने सब्जेक्ट बना दिया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके अलावा देखो, रिस्पेक्ट of for dignity, worth and autonomy of every individual। एक पेशेंट की डिग्निटी होनी चाहिए, उसको एक सम्मान मिलना चाहिए, उसकी एक वैल्यू होती है, वर्थ होती है किसी भी इंडिविजुअल की, और ऑटोनॉमी होती है, खुद की इच्छा शक्ति होती है, खुद के निर्णय लेने की शक्ति होती है उसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी। तो ये दूसरा कारण हो गया। उसके बाद फोकस ऑन फैमिली एज द बेसिक यूनिट ऑफ केयर। देखो यहाँ पे फैमिली को बेसिक यूनिट माना गया है। सबसे छोटी जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो है बाबू फैमिली। तो फैमिली क्या है बाबू, फैमिली इज द बेसिक, सबसे बेसिक कम्युनिटी है, बेसिक कम्युनिटी। मैंने आपको बताया था ना कि कम्युनिटी अलग अलग लेवल पे होता है, इंडिया भी एक कम्युनिटी है, बिहार भी एक कम्युनिटी है, आपका जो भी कॉलोनी, सोसाइटी, गांव, जहां भी आप रहते हो वो भी एक कम्युनिटी है। लेकिन जो सबसे छोटी कम्युनिटी है बाबू, वो है आपकी family। वो है सबसे छोटी कम्युनिटी। समझ रहे हो ना। तो बेसिक, बेसिक यूनिट ऑफ केयर कौन होता है, फैमिली। आपसे एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछता है तो बता देना। एम्फेसाइज ऑन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर। लगातार आपको केयर प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं कि सरकार बदली, वोट का समय आया तो सबको बेनिफिट दे रहे हैं और फिर 4 साल सो गए।
फिर 1 साल दे दिए, फिर 4 साल हो गए, नहीं, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और देखो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कौन कौन सी बात बाबू, कौन कौन सी बात? फिजिकल, फिजिकल मेंटल, फिजिकल मेंटल, सोशल, सोशल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी बोला जाएगा कि आप कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 4 चीजें आप याद रख लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर आती है। उसके अलावा बिलीफ इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो भी उनको सुविधाएं प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा एम्पावरमेंट टू सॉल्व लोकल ह्यूमन हेल्थ इश्यूज, ठीक है, लोगों की भागीदारी हो और लोकल लेवल पे काम किया जाए। समझ में आया? लोकल लेवल पे, गांव लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे काम किया जाए। ये था आपका फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बाबू, इसका एम्स क्या है? एम मतलब क्या होता है बाबू? इसका एम क्या है ये आपको देखना है कि इसका एम क्या है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एम क्या है? तो सबसे पहला एम है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। देखो मैंने इसलिए आपको बताया था प्रमोशन और प्रिवेंशन। प्रमोशन ऑफ हेल्थ मैं बता चुका हूँ क्या होता है। जब आप ऐसे काम करते हो, ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो जिससे आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। क्या करता है बाबू? इंप्रूव, इंप्रूव होता है। इंप्रूव कौन चीज होता है? हेल्थ होता है। जैसे आप योगा कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, एंटी स्मोकिंग जो भी आप बात कर रहे हो, तो ये सब हेल्थ प्रमोशन में आता है। असिस्टिंग इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटी टू अचीव देयर हाईएस्ट लेवल ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। देखो हेल्थ इंप्रूव करना है और हमको हाईएस्ट, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हेल्थ को अचीव करना है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरी चीज बाबू देखो प्रिवेंशन। पहला था प्रमोशन की आपको हेल्थ अपना इंप्रूव करना, अपना इम्यूनिटी बढ़ानी है। क्या करना है बाबू? इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो इम्यूनिटी, बीमारी से पहले जो जो आप काम करते हो वो आता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। आप योगा क्यों कर रहे हो बीमारी से पहले? ताकि आपको एक, मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, अच्छा खाना क्यों खा रहे हो? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये सब आ गया हेल्थ प्रमोशन में, हेल्थ बढ़ाने में। प्रिवेंशन क्या होता है कि बीमारी को रोकने के लिए जो आप काम करोगे, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइंग हेल्थ रिस्क। देखो जितने भी रिस्क हैं उनको आप समझोगे कि कौन कौन सी चीज हेल्थ रिस्क में आती हैं। एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स लाइक इम्यूनाइजेशन। देखो मैंने बोला था ना, जो भी वैक्सीन लगाते हैं उसको क्यों लगाते हैं? ताकि वो बीमारी नहीं हो। जैसे कोरोना वैक्सीन क्यों लगाया हमको? ताकि कोविड-19 डिजीज नहीं हो। तो वैक्सीन यानी इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब बाबू वैक्सीन जो है, टीकाकरण जो है, ये किसके अंदर आता है? प्रिवेंशन या प्रमोशन के अंदर? ये आता है बाबू प्रिवेंशन के अंदर। हेल्दी डाइट किसके अंदर आता है? प्रमोशन के अंदर। योगा एंड एक्सरसाइज किसके अंदर आता है? प्रमोशन के अंदर। हेल्थ एजुकेशन, देखो हेल्थ एजुकेशन, आप हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दोगे तो लोग क्या करेंगे? उन बीमारियों से बच सकेंगे। तो हेल्थ एजुकेशन किसके अंदर आ गया? प्रिवेंशन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग एजुकेटेड होंगे तो वो स्टेप्स लेके उन बीमारियों से बच सकेंगे। चलो देखो उसके बाद अगला गोल क्या आता है बाबू? तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ को कैसे मेंटेन रखे? प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूअस केयर टू मेंटेन द करेंट हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट, स्पेसिफिकली इल्डरली एंड क्रोनिक इल। जो भी लोग क्रोनिकली इल है, बहुत समय से बीमार है, जैसे डायबिटीज, डायबिटीज मधुमेह क्या है? क्रोनिक इलनेस है। ये बहुत लंबे समय तक चलती है बाबू, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब कितने समय, कितने सालों से डायबिटीज है, कितने सालों से ब्लड प्रेशर है। तो ये सब क्या है बाबू? क्रोनिक इलनेस है। समझ रहे हो ना? इसके अलावा एल्डरली, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको कॉन्टिन्यूसली आप क्या करते हो? मॉनिटर करते हो, उसका बीपी चेक करोगे, शुगर चेक करोगे, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका पूरा ध्यान रखोगे, कॉन्टिन्यूअस उसको सही डाइट दोगे। तो ये सब किसमें आ गया? मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। उसके अलावा बाबू रीस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन, इसके अंदर क्या आता है? देखो इसके अंदर मेनली क्या आता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी पेशेंट को दिक्कत आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई मेजर सर्जरी हुई किसी की, तो उसके बाद कैसे उसको वापस की नॉर्मल लाइफ में लाया जाए, इसको आप बोलते हो रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन। इसके अंदर डिसेबल्ड लोग भी आते हैं।
जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको क्या किया जाए कि उनका लाइफ जितना ज्यादा हो सके इफेक्टिव और नॉर्मलाइज हो सके। तो ये सब इसी के अंदर आता है, रिस्टोरेशन एंड रिहैब। आपको जो भी एक्सीडेंट हुआ है, जो भी आपको एक दिक्कत आई है, जो भी आपका मेजर सर्जरी हुआ है, उसके बाद आपको नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए जो जो काम किया जाएगा वो सब किसके अंदर आएगा, रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन के अंदर। देखो, हेल्पिंग डिसेबल्ड और रिकवरिंग इंडिविजुअल्स, जो भी लोग किसी किसी मान लो कोई बीमारी थी या कोई एक्सीडेंट था उससे रिकवर हो रहे हैं, या कोई डिसेबल्ड है, उसको रिटर्न टू देयर ऑप्टिमल फंक्शनल कैपेसिटी, देख रहे हो ना, उनको ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब भाई आइडियल, सबसे ज्यादा फंक्शनल कैपेसिटी में वापस कैसे लाया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको नॉर्मल लाइफ कैसे दिया जाए, ये सब आता है रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन। चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, तो देखो, देखो यही बात है, रिडक्शन ऑफ मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी। सर ये मॉर्बिलिटी और मोर्टेलिटी में अंतर क्या होता है? देखो, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, क्या होता है बाबू, मृत्यु दर, मरने का जो दर होता है उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। और मॉर्बिलिटी मतलब क्या होता है, बीमारियों का दर, कि कितने बीमार हो रहे हैं। तो बीमारी की जब बात करेंगे, सॉरी, जब बीमारी की बात करेंगे बाबू, बीमारी की जब बात करेंगे, अरे बाबू रुक जाओ, हाँ हाँ हाँ, मॉर्बिलिटी मतलब क्या होता है बाबू, बीमारी, बीमारी की जब बात करेंगे, जब बीमारी की बात करेंगे तो मॉर्बिलिटी, और जब मरने मृत्यु की बात करेंगे तो मोर्टेलिटी। देखो कैसे होता है, तो ये हो गया आपका पांचवा। देखो पांचवा क्या है, रिडक्शन ऑफ मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी, डिक्रीजिंग द डिजीजेस बर्डन एंड डेथ रेट इन दी कम्युनिटी। तो जो भी बीमारी है, बीमारी का जो बर्डन है, जो बोझ है हमारे समुदाय को, उसको घटाना, मृत्यु दर को घटाना, ये सब किसके अंदर आता है, मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन यही है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे करना है। क्वेश्चन यही है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव या एम या उद्देश्य क्या है। तो आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको डाल देना है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, आपने डाल दिया पहला पॉइंट प्रमोशन ऑफ हेल्थ, फिर आपने उसको डिफाइन कर दिया कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ होता क्या है, फिर आपने लिख दिया कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ कहाँ कहाँ होता है, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी में होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल, देखो हाईएस्ट लेवल ऑफ होलिस्टिक हेल्थ ऑफ अचीव करना है। ये दो तीन लाइन आपने लिख रही है। फिर दूसरा पॉइंट डाल दिया प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इसमें आपने लिख दिया कि प्रिवेंशन क्या क्या होता है। फिर आपने लिख दिया कि इम्यूनाइजेशन करते हैं और हेल्थ एजुकेशन देते हैं। फिर एग्जाम्पल में आपने लिख दिया है स्मॉल पॉक्स, जो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, क्यों, क्योंकि वैक्सीन उसका दे दिया। फिर आपने कोविड 19 का एग्जाम्पल लिख दिया, मास्क लगाने का एग्जाम्पल लिख दिया। ये सब किस में आ गया बाबू, प्रिवेंशन में आ गया। तो इस तरीके से चार पांच लाइन तो हो गई ना सेकंड पॉइंट में, ठीक है, सेकंड पॉइंट में चार, जो जो उससे रिलेटेड आता है सबसे लिखते जाओ। फिर थर्ड पॉइंट पे आपने मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ में पूरा ये लिख दिया कि कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड करते हैं, कैसे पेशेंट और एल्डरली का जो है करेंट हेल्थ मेंटेन रखेंगे। फिर चौथा पॉइंट में रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन लिख दिया, उसमें आपने लिखा कि डिसेबल्ड या रिकवरिंग पेशेंट के बारे में देखते हैं, कैसे वो अपने ऑप्टिमल फंक्शनल कैपेसिटी में वापस आ सके। ये सारी चीजें आप जब लिखोगे, देखो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चलाया जाता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। मॉर्बिलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी क्या होता है, ये आप डिफाइन कर देना। फिर आप ये वाला लाइन लिख देना कि कैसे कम्युनिटी पे जो दबाव है, जो बर्डन है डिजीज और मोर्टेलिटी का, उनको डिक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से आपका 5 8 10 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार हो गया। आपको बस क्या करना है, पॉइंट लिखना है, पॉइंट सबसे पहले आपको डाल देना है, और फिर उसके अंदर जितना भी चीज उससे रिलेटेड आपको याद आ रहा है सब भर, सब भर दो बिल्कुल। अब तुमको एक बात बताएं, एग्जामिनर पता है क्या करता है, वर्ड्स पढ़ता है, पूरा आंसर नहीं पढ़ता है बाबू। तो वो वर्ड देखेगा कि मोर्बिलिटी और मोर्टेलिटी वर्ड यूज किया है अगर तुमने, और उसके अंदर तुमने डिजीज की बात की है और यहाँ डेथ्स की बात की है, फिर कैसे डिक्रीज करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो आगे हम पढ़ेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आगे पढ़ेंगे, इनकी बातें की है, ये सारे वर्ड्स अगर उसको दिखेंगे ना, तो टिक मारते जाएगा और नंबर दे देगा। समझ रहे हो ना? तो आपको क्या करना है, वर्ड्स के साथ खेलना है बाबू, जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हैं आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन हेल्थ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, वही रटा रटाया डिफिनेशन जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। केवल डिजीज नहीं होने को हेल्थ नहीं बोलते, आपको फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, मेंटली यानी मानसिक रूप से, और सोशली यानी सामाजिक रूप, इन तीनों रूपों से स्वस्थ होना पड़ेगा। ठीक है, केवल बीमारी का ना होना काफी नहीं है, ये तीन क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो ये तो है हेल्थ की डिफिनीशन। कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो देखो पहले के जमाने में क्या होता था, आज भी जब आप अपने दादा दादी से पूछोगे, गांव देहात में जाओगे, लोगों से पूछोगे कि हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होला, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई बीमारी नहीं है, दर्द नहीं है, दिक्कत नहीं है तो स्वस्थ है, और बीमारी है तो अस्वस्थ है। लेकिन आज के जमाने में आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आप एक एनएम के छात्र हो, अगर आप ये बात बोलोगे तो लोग हंसेंगे आप पे, क्योंकि आज के जमाने में केवल बीमारी के बेसिस पे हेल्थ की बात नहीं की जाती है बाबू। ये पुराने जमाने में की जाती थी। पुराने जमाने में क्या था बाबू, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, जैव चिकित्सीय अवधारणा थी। उसमें क्या बोला जाता था कि हेल्थ जो है ना, केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज होता है। जॉन थ्योरी ये बोलती थी कि अगर कोई पैथोजन पैथोजन आपको इन्फेक्ट किया, आपके बॉडी के अंदर इंटर किया, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर आया, उसने आपको डिजीज करवाया, बीमारी करवाई, तो आप क्या हो जाओगे, अनहेल्दी। कोई पैथोजन, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको क्या कर देगा बाबू, अनहेल्दी कर देगा, आपको अस्वस्थ कर देगा। और अगर वो पैथोजन ने आपको इन्फेक्ट नहीं किया तो आप स्वस्थ हो। लेकिन आज के जमाने में केवल ये काफी नहीं है बबुआ, और भी बातें आती हैं। कौन सी, देखो आज के जमाने में देखो क्या क्या बात की जाती है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी व्यू हेल्थ एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर इन्वायरमेंट। ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच एक तालमेल बैठे तो ही उसको हेल्दी बोलेंगे। लेकिन इतना भी काफी नहीं है, और भी चीजें हैं। देखो ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच तालमेल बैठना चाहिए। इसके अलावा मनोसामाजिक अवधारणा, ये क्या बोलती है, देखो साइको सोशल, दो वर्ड्स है ना, साइको और सोशल। साइको मतलब होता है बाबू मेंटल यानी दिमाग, और सोशल मतलब क्या होता है, सामाजिक, तो सोसाइटी। सोसाइटी, तो आपका दिमागी संतुलन अच्छा होना चाहिए, तनाव झेलने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए, टू विच स्टैंड द स्ट्रेस एंड क्या बोलते हैं, जो भी एंजाइटी है उससे आपको लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ आपका एक रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दूसरे इंसान से आप लड़ रहे हो, एक अच्छा उनके अंदर तालमेल आपका होना चाहिए बाकी लोग। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज द हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। देख रहे हो ना, केवल एक ही फैक्टर नहीं है। केवल जर्म थ्योरी में क्या बोलता था कि हेल्थ को प्रभावित करना बस एक ही का काम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, पैथोजन का, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। लेकिन आज के जमाने में लेकिन आज के जमाने में आप देखोगे तो हेल्थ केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन से अफेक्ट नहीं हो रही है, उसको अफेक्ट करने वाला सोसाइटी भी है, आपके आसपास के लोग भी आपका हेल्थ अफेक्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, आप कितना कमाते हो उससे भी आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है। पॉलिटिकल यानी आपकी संस्कृति, आपकी राजनीतिक क्या है उस एरिया की, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। और सबसे आखिरी और जब सबसे एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल जो बाबू कॉन्सेप्ट है, वो है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट यानी समग्र अवधारणा। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलता है फिजिकली आप फिट हो, आपके सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स अच्छे से काम करने चाहिए, तो फिजिकली आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। आप मेंटली फिट हो, मेंटली मतलब बाबू, आप मेंटली फिट हो मतलब कि आप दिमागी रूप से बहुत अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। मेंटली, सोशली आप फिट हो, यानी बाकी लोगों से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरे लोगों से, सोसाइटी के दूसरे लोगों से। और आप स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली भी फिट होने चाहिए बाबू। ये वर्ड एकदम नया है आपके लिए, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, बट इसको एकदम आप इम्पोर्टेंट समझ के चलना। फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये डब्ल्यूएचओ का डिफिनीशन है। जब भी आप होलिस्टिक शब्द आ जाए क्वेश्चन में, जब भी आप होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में लिखोगे, समग्र अवधारणा के बारे में लिखोगे, तो आप
स्पिरिचुअल को जरूर मेंशन करना। स्पिरिचुअल जरूर मेंशन होगा अगर आप होलिस्टिक अप्रोच की बात करोगे, होलिस्टिक अवधारणा की बात करोगे। स्पिरिचुअल अवधारणा में क्या होता है बाबू? स्पिरिचुअल अवधारणा में होता है कि आपका आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या, आप क्यों जिंदा है, मेडिटेशन। ये सब क्यों आता है बाबू? मेडिटेशन। मेडिटेशन किसके अंदर आएगा? मेडिटेशन आएगा स्पिरिचुअल के अंदर। याद रखना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता पूजा पाठ। पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग होता है। हवन, पूजा पाठ ये सब अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। स्पिरिचुअलिटी में आता है बाबू मेडिटेशन, आप क्यों हो, सही गलत की पहचान, ये सारी चीजें इसमें आती है, स्पिरिचुअलिटी में। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है और जरूर से जरूर इसको आंसर में लिखना है। जरूर से जरूर आंसर में लिखना है। एक ट्रिक बताऊं, इसको आंसर में लिखना और अंडरलाइन कर देना। स्पिरिचुअल लिख देना, अंडरलाइन कर देना, और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलो, तो ये था होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जिसमें स्पिरिचुअल भी आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आप बताइए। क्या क्या डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है बाबू फिजिकल डायमेंशन, यानी शारीरिक रूप से आपके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। फिजिकल डायमेंशन क्या बोल रहा है कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जो है आपका काम करना चाहिए सही से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेंटल डायमेंशन क्या बोलता है? अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। आप मानसिक रूप से सारी चीजों को क्या करेंगे? बैलेंस मेंटेन करेंगे। मानसिक रूप से आपके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू फाइट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस या फेलियर। ऐसा नहीं हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बाबू, तुम मान लो, सुनो, इसलिए तो इसकी बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिजिकली तो एकदम फिट होंगे, जिम जाना, अच्छा खाना खाना, एकदम मजबूत शरीर है, लेकिन हल्का सा कुछ दिक्कत हो गया, हल्का सा कुछ बात आ गया, हल्का सा कुछ फैमिली इशू हो गया, किसी एग्जाम में कम नंबर आ गया, तो बहुत परेशान हो जाते हैं मेंटली, क्योंकि वो वीक होते हैं। बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं बाबू। क्यों? क्योंकि मेंटली वो क्या है बाबू? अनहेल्दी है, के अंदर एबिलिटी नहीं है स्ट्रेस स्टैंड करने की। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बात है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स एंड कंट्रोल इमोशंस, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी बात हो गई और भोकाड़ी पार के रोने लगे, इतना कमजोरी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर बाबू मजबूती होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन से लड़ने की, ठीक है। तो भी आपको क्या बोला जाएगा? मेंटल बोला जाएगा। मैं मतलब मेंटल मेंटल नहीं बोला जाएगा, मेंटली हेल्थी बोला जाएगा। चलो, अगला क्या है बाबू? सोशल डायमेंशन। सामाजिक रूप से आपका रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप विथ अदर। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में रिलेशनशिप विथ अदर्स, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाते जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही छोटा छोटा आपको आंसर लिख के आना है। आंसर आपको बड़ा और एकदम विस्तार से ही लिखना है, और हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे कि हर क्वेश्चन को आपको बड़ा बड़ा आंसर कैसे लिखना है। इसके ऊपर आपको एक सेशन भी लिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। डोंट वरी, मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा, सेपरेट सेशन इस चीज के ऊपर, आंसर राइटिंग के ऊपर एक सेपरेट सेशन लूंगा, आंसर राइटिंग के ऊपर एक सेपरेट सेशन लूंगा। आपको क्या करना है? आपको कमेंट कर देना है कि आंसर राइटिंग के ऊपर एक सेपरेट सेशन लीजिए सर, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन ले लूंगा, जिसमें मैं स्पेशली एक क्वेश्चन लूंगा और अपने हाथों से उसका आंसर लिख के आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है। इसमें क्या है बाबू? इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, चीजों को याद कर रहे हैं। आंसर लिखने की जो कला है वो और वीडियो में हम अच्छे से डिस्कवर करेंगे। डोंट वरी, ठीक है। इसमें भी हल्का हल्का मैं आपको बता दूंगा। चलो, इसमें क्या बोल रहा है सोशल में कि दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो अच्छा होना चाहिए। देखो, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद कम्युनिटी। समुदाय के दूसरे लोगों के साथ उसका इंटरपर्सनल, मतलब इंटरपर्सनल कैसा रिलेशन है बाबू। समझ रहे हो ना। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या बोल रहा है? स्पिरिचुअल डायमेंशन बोल रहा है कि बीइंग इन हार्मनी विथ यूनिवर्स, ठीक है। ये सब मेडिटेशन की बातें हैं। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में क्या बात करते हैं बाबू? मेडिटेशन की बातें करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स के साथ हार्मनी होनी चाहिए। फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। देखो, आपका पर्पस क्या है लाइफ का? बड़ी बड़ी बात है, हम लोगों के लिए ये बातें नहीं है। आखिर हम जिंदा क्यों है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा मीनिंग क्या है,
बैठ के साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब स्पिरिचुअलिटी के अंदर आएगा। उसके बाद क्या है बाबू? इमोशनल डायमेंशन। आप जो है ना भावनात्मक रूप से इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, रिलेट फीलिंग्स एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस अप्रोप्रिएटली। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी के सामने घोटाड़ी पार के रोने लगे, अपना दुख दर्द दुखड़ा पूरा सुनाने लगे, तो ये इमोशनली वीक इंसान की पहचान होती है। स्ट्रॉन्ग इंसान जो है ना, उसको पता होता है कि कहाँ पे इमोशन दिखाना है और कहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाने लगते हैं, ठीक है ना। तो इमोशनल डायमेंशन आ गया हेल्थ के अंदर। चलो, आखिरी क्या है बाबू? आखिरी है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन में क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम वंस वर्क एंड करियर। जो भी आपका करियर है बाबू, जो भी आपका काम है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, ये चीज आप किसके अंदर देखते हो? वोकेशनल डायमेंशन के अंदर देखते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने पेरेंट्स के दबाव में आके जीएनएम ले लिए और आपको मजा ही नहीं आ रहा है, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है। भाई आपको मजा भी आना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको मजा आना चाहिए। और मजा क्यों नहीं आएगा? आप यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हो भाई, आप लोगों की मदद कर रहे हो। सोचो, कल को आप लोगों को समझाओगे, आपकी वजह से कितनी जानें बचेंगी, आपकी वजह से लोगों का लाइफ कितना बेटर हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है, इससे तो आपको खुशी मिलनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो खुशी मिलनी चाहिए आपको, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, एक संतोष मिलना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या है ये बताना है आपको। देखो, निर्धारक कौन कौन सी चीजें जो है वो आपके हेल्थ, आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करती है, उनको डिटरमाइन करती है। देखो, सबसे पहला आता है बाबू बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। इसमें क्या आता है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जितने भी लोग हैं देख रहे हैं वीडियो को, यहाँ तक बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बाबू। इसी तरीके से आगे भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करो, चाहे आप किसी भी स्पीड 2x 1.5x 3x जो भी मर्जी है, देखो और पूरा वीडियो कवर करो। और कोई भी बीच में आपको कोई डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको दूंगा, आपकी जो भी डाउट होगी। और वीडियो को जो भी यहाँ तक देखे हैं वो लाइक भी कर दो और शेयर कर दो अपने कॉमन ग्रुप में। जो भी आपका कॉलेज का कॉमन ग्रुप बना हुआ है ना बाबू, बॉयज का ग्रुप हो या गर्ल्स का ग्रुप हो, किसी का ग्रुप हो, उस ग्रुप में डाल दो। सबको बोल दो कि यहाँ S2 विजन नर्सिंग पे आदित्य सर जो PMCH हैं क्लास ले रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। समझ रहे हो ना? चलो, तो हेल्थ को कौन कौन सी चीजें बाबू प्रभावित करती हैं ये देखना है। सबसे पहला है बाबू बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। सबसे पहली चीज जो है वो जेनेटिक, आपकी जेनेटिक्स प्रभावित करती है कि आपका हेल्थ कैसा होगा। इसके अलावा बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट, इसमें क्या होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका सोशियो कल्चर कैसा है, ये चीज आपको प्रभावित करती है। तो सबसे पहला था बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। बायोलॉजिकल में क्या आता था? जेनेटिक, एज, सेक्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स। देखो ना भाई, अगर एज बढ़ेगी, एज बढ़ेगी तो आपका हेल्थ ऑटोमेटिक क्या होगा? खराब होगा। आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आपका हेल्थ कहीं ना कहीं खराब होगा एज बढ़ने से। दूसरी चीज बाबू, जेनेटिक। देखो, जेनेटिक्स, अगर आपका जेनेटिक्स मजबूत है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जैसे डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये जीन्स पे डिपेंड करता है बाबू। जीन्स पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर आपके माता पिता को है, अगर आपके दादा दादी को है, तो आपको भी होने की बहुत संभावना होती है। तो जीन्स पे भी, जेनेटिक पे भी, डीएनए पे भी आपका हेल्थ डिपेंड करता है, आपके एज पे डिपेंड करता है आपका हेल्थ। इसी के अलावा सेक्स, सेक्स पे यानी आपके लड़का हो कि लड़की, उस पर डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कैसा होगा। फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आपका शारीरिक ढांचा कैसा है, मजबूत हो कमजोर हो, तो ये सब है। दूसरा क्या है बाबू? बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट, यानी आपका रहन सहन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, रहन सहन कैसा है, कैसा खाना खाते हो, कैसे रहते हो, साफ सुथरे रहते हो या गंदे रहते हो, इन सब पे भी आपका क्या डिपेंड करता है बाबू? ये आपके व्यवहार, बिहेवियर, रहन सहन पे डिपेंड करता है। आपका सोशियो कल्चर, यानी आपका समाज कैसा है, आप किन लोगों के आसपास रह रहे हो, कैसे आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, कैसी संस्कृति फॉलो कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कैसा होगा। इसके अलावा देखो, तीसरा क्या है बाबू? इन्वायरमेंट, आपकी प्रकृति बताती है, आपकी प्रकृति डिटरमाइन करती है, अफेक्ट करती है। आपका सोशियो इकोनॉमिक, आप कितना पैसा कमाते हो उस पर डिपेंड करता है, आपके इनकम, आपकी एजुकेशन, आप क्या काम कर रहे हो, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप समाज में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उस पर आपका हेल्थ डिपेंड करेगा। और पांचवा क्या है बाबू? हेल्थ सर्विसेज।
यानी आपके घर के आसपास मान लो आप ऐसे जगह रहते हो जहाँ हॉस्पिटल है ही नहीं बाबू। अब हॉस्पिटल है ही नहीं तो आपको कोई भी बीमारी होगी तो आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे, और उसके बाद क्या होगा, वो बीमारी जो डिजीज है बाबू, डिजीज वो बढ़ जाएगी, वो बीमारी बढ़ जाएगी और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा आपको दिक्कत करेगी। लेकिन अगर आसपास घर के आसपास हॉस्पिटल होता, जो जब हल्का सा दिक्कत होता तब आप पहुंच जाते तुरंत। जैसे ही आपको हल्का सा दिक्कत हुआ आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए और तुरंत हॉस्पिटल पहुंच के ठीक करवा लिए, तो आपको आगे दिक्कत ही नहीं होगी। समझ रहे हो ना? तो वही लिखा हुआ है। अवेलेबिलिटी कैसी है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, अफोर्डेबिलिटी सबसे जरूरी है कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो आपके लिए अफोर्डेबल होने चाहिए, आप उसको अवेल कर सको, ऐसा नहीं इतना महंगा है कि आप कर ही नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं और मेजर टाइप्स उनके बताने हैं। तो हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होता है बाबू? वेरिएबल्स दैट हेल्प टू मेजर चेंजेस इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी चीजें जो किसी भी पॉपुलेशन, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन, सब्जेक्ट क्या है बाबू? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सब्जेक्ट का नाम ही है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो जब भी हम बात करेंगे इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, एक समुदाय की बात करेंगे, ठीक है? तो किसी समुदाय का हेल्थ स्टेटस क्या है, उसका क्या हेल्थ स्टेटस चल रहा है, उसको मेजर करने के लिए, उसको बताने के लिए जो जो चीजें काम आती हैं उनको हम बोलते हैं बाबू हेल्थ इंडिकेटर्स। समझ में आया? जैसे टाइप ऑफ इंडिकेटर्स क्या क्या है, तो सबसे पहला टाइप है बाबू मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो दो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले आता है बाबू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और दूसरा आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है और मैटरनल मोर्टेलिटी, देखो ये सब क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से हमको पता चलेगा कि मान लो किसी जगह का, किसी कम्युनिटी का, किसी समुदाय का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उस समुदाय के हेल्थ का स्थिति जर्जर है। और कहीं अगर इन्फेंट मोर्टालिटी कम है, कम बच्चे की मृत्यु हो रही है, तो उसका हेल्थ का स्टेटस, उसके स्वास्थ्य का स्टेटस कैसा है बाबू? अच्छा है। तो इन्हीं चीजों से तो हमको पता चल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं का हेल्थ स्टेटस कैसा है, इसलिए तो इनको क्या बोलते हैं, इसलिए तो इनको क्या बोलते हैं बाबू? हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। समझ में आया? इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम? इसलिए इनको हेल्थ इंडिकेटर्स बोल देते हैं। तो ये देखो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है डेथ, डेथ किसकी डेथ बाबू? डेथ किसकी? लेस देन 1 ईयर। अगर 1 ईयर से कम की डेथ हो रही है उसको इन्फेंट मोर्टालिटी बोलेंगे। डेथ डिवाइडेड बाई बर्थ, टोटल बर्थ इंटू 1000। और ये क्या लेंगे? किसी एक साल या किसी एक एरिया, तो किसी एक साल में किसी एक एरिया में कितनी डेथ हुई, कितने बर्थ हुए, इंटू 1000 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मिल जाएगा। मेटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है बाबू? वही चीज है, डेथ, डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी या बर्थ। कोई बच्चा प्रेगनेंसी की वजह से, कोई मतलब कोई औरत प्रेगनेंसी या बच्चा पैदा करने की वजह से मर रही है, बाई टोटल, टोटल जितनी भी महिला प्रेग्नेंट हुई वो इंटू 1000। किसी एक साल में किसी एक एरिया में कितनी महिलाएं प्रेगनेंसी या बर्थ की वजह से मर रही हैं, डिवाइडेड बाई कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हुई इंटू 1000 कर दोगे तो इसे क्या मिल जाएगा बाबू? मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मतलब क्या है? हाँ, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और इन दोनों से क्या हो जाएगा आपको? इंडिकेट हो जाएगा। ये दोनों क्या है? इंडिकेटर है। किसके इंडिकेटर है? कम्युनिटी हेल्थ के इंडिकेटर है, पॉपुलेशन के हेल्थ के इंडिकेटर है कि वहाँ के हेल्थ की सुविधा जो है, वहाँ की जो हेल्थ की स्थिति है वो कैसी है, जर्जर है कि अच्छी है। चलो अगला इंडिकेटर क्या है बाबू? अगला इंडिकेटर है मॉर्बेलिटी इंडिकेटर। मॉर्बेलिटी इंडिकेटर मतलब बाबू कहीं का, कहीं के हॉस्पिटल में, जैसे आप देखोगे पीएमसीएच, पीएमसीएच में बाबू ओपीडी, ओपीडी मतलब क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। और आईपीडी होता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आप पर्ची कटाते हो, पर्ची कटा के डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको देखता है, दवा लिखता है और आपको घर भेज देता है, तो इसको बोलते हैं ओपीडी। आईपीडी क्या होता है? आईपीडी में आप जाते हो और भर्ती हो जाते हो, तो जब भर्ती होंगे तो आईपीडी बोलेंगे, और जब पूंजी काटा के दवा लिखवा लेंगे तो ओपीडी बोलेंगे। तो भैया अगर किसी जैसे पीएमसीएच के ओपीडी में आप देखोगे ना तो बहुत पेशेंट आते हैं, हजारों हजारों में एक डिपार्टमेंट में
हर दिन हजारों हजारों में पेशेंट आ रहे हैं बाबू। तो इतना भीड़ हो रहा है, इतने में लोग आ रहे हैं, इतनी लोगों को बीमारियां हो रही हैं, डिजीज का रेट, जो डिजीज का रेट है बाबू, डिजीज का जो रेट है वो क्या हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो उस जगह की मॉर्बिलिटी, मॉर्बिलिटी कैसी है, बहुत खराब। क्या बोलेंगे, मॉर्बिलिटी बहुत खराब है। तो ओपीडी में ज्यादा पेशेंट आना एक अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे देखो हमारे हॉस्पिटल में इतने इतने पेशेंट आ रहे हैं, कितनी गर्व की बात है। अरे भाई गर्व की बात नहीं है बेवकूफ, वो गर्व की बात नहीं है, दुख की बात है कि ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। उनके रहने का तरीका, रहन सहन, खान पान, ये सब बिल्कुल उनका खराब है। इसी कारण से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और उनको ओपीडी जाना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना। चलो, इसके अलावा बाबू डिसेबिलिटी इंडिकेटर। डिसेबिलिटी इंडिकेटर क्या होता है, जैसे एक टर्म है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको बोलते हैं DALY, यानी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से, क्या बोलते हैं इसको, किसी भी डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी की वजह से आपका कितना हेल्दी लाइफ घट गया, कितना रिड्यूस हो गया आपका हेल्थ लाइफ, हेल्दी, हेल्दी कितना ईयर, कितना ईयर जो है, कितना ईयर, ईयर्स बर्बाद हुआ, बर्बाद हुआ। तो कितना आपका हेल्दी ईयर्स बर्बाद हुआ डिसेबिलिटी की वजह से, उसी को हम बोलते हैं डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से आपका कितना हेल्दी ईयर्स, कितना हेल्दी साल बर्बाद हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि लोगों को जो बाबू, देखो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ये आप वर्ड याद कर लीजिए, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है ये, हाइट, वेट, एज इन चिल्ड्रेन, इनको देखते हैं कि भाई बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई का नाम सुने हो। अरे बीएमआई मेजर करना है, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप अपना वेट हाइट डालिए, वो आपको बीएमआई बता देगा, कितना होना चाहिए ये भी बता देगा। तो बीएमआई किसके अंदर आता है, बेस बॉडी मास इंडेक्स किसके अंदर आता है, ये आता है बाबू न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, यानी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंदर। अब जब आप ये आंसर लिखोगे तो बीएमआई को जरूर मेंशन करना। सर लेकिन इसमें तो आप नहीं लिखे हो, तो बता तो रहे हैं ना बाबू, ये जो आपको बताया जा रहा है ना, ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, आपको याद कराया जा रहा है। आंसर राइटिंग एक कला है जो आपको अलग सेशन में मैं बताऊंगा। आप जैसे इसी का आंसर लिख रहे हैं तो इसमें बीएमआई आप लिख दीजिए, इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, क्या बताया मैंने, बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म लिख दिया आपने, बॉडी मास इंडेक्स। इसके अलावा आपने लिख दिया कि कितना बीएमआई नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है, कैसे बीएमआई अच्छा करें। ये सारी बातें आप लिख के क्या कर देते हो, कॉपी भर देते हो, और एग्जामिनर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। समझ रहे हो ना। चलो, उसके बाद पांचवा क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, यानी लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंच रही है। इसमें अंदर क्या, इसके अंदर क्या आता है बाबू, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, कि कितने लोगों पे कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। नर्स पॉपुलेशन रेशियो, कितने लोगों पे कितनी नर्सेज होनी चाहिए। बेड पॉपुलेशन रेशियो, कितने लोगों पे कितना बेड अवेलेबल होना चाहिए। ये सब आपको बताता है किसी समुदाय, किसी जगह की हेल्थ की जो स्टेटस है वो जर्जर है या अच्छी है, खराब है या अच्छी है। इससे पता चलता है, मान लो कहीं का डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, यानी मान लो 10 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए और वहां पे 1000 लोगों पे एक डॉक्टर है, तो हेल्थ स्टेटस कैसा है, खराब है। समझ रहे हो ना। नर्स पॉपुलेशन रेशियो, नर्स पॉपुलेशन रेशियो इंडिया का तो भाई डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इतना खराब है कि बेड पॉपुलेशन रेशियो इतना खराब है, बेड ही नहीं मिलता। पीएमसीएच के अंदर आप चले जाओ, आपको लाइन लगा देंगे, डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिल गया तो बेड नहीं मिलेगा, बेड मिल गया तो दवाई नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना। ऐसी स्थिति आ गई है कि अब देखो, पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, बट जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं, तो चीजें क्या होंगी बाबू, खराब होंगी, हेल्थ क्या होगा, खराब होगा। चलो, आठवां क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द इपीडीमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिजीज। इपीडीमियोलॉजिकल ट्रायड, ट्रायड मतलब क्या होता है बाबू, तीन का जोड़ा। डिजीज का इपीडीमियोलॉजिकल ट्रायड आपको बताना है, तीन का जोड़ा बताना है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है,
Epidemiological triad is the traditional model of infectious disease and consisting of three components. इसके अंदर थ्री कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? सबसे पहला कंपोनेंट आता है बाबू एजेंट, तो बीमारी कॉज कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रायोन्स, ये सब क्या है? बीमारी कॉज करते हैं, तो ये इनको क्या बोलेंगे? एजेंट। द माइक्रोब जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट। और फैक्टर्स, कोई ऐसा फैक्टर जैसे केमिकल फैक्टर हो गया, जैसे टोबैको, टोबैको से क्या होता है? कैंसर होता है, तो वो केमिकल फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर जैसे सनलाइट, यूवी रेज से क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। तो ये फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स और माइक्रोब्स जो हैं जिनकी वजह से डिजीज हो रहा है, इनको क्या बोलेंगे बाबू? एजेंट बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या कंपोनेंट आता है? दूसरा कंपो एक तो हो गया एजेंट, ये मैंने पढ़ लिया। होस्ट, होस्ट क्या होता है? जिसके ऊपर अटैक होता है, जिस पर अटैक हो बाबू, जिस पर अटैक हो उसको क्या बोलते हैं बाबू? होस्ट बोलते हैं। और इन्वायरमेंट, उसके आसपास का एक्सटर्नल फैक्टर दैट अलाउ डिजीज ट्रांसमिशन, जैसे क्लाइमेट, सैनिटेशन, हाउसिंग, सोशल इन्वायरमेंट, ये सब। जैसे मान लो कोई डिजीज है, जैसे कोई भी डिजीज ले लो, जैसे एयर बोर्न जो डिजीज है, या वाटर बोर्न जो पानी की वजह से डिजीज फैल रही है, जो खाने से फैलती है डिजीज, जो हवाओं से फैलती है। तो ये इन्वायरमेंट जो है आपका, पानी, हवा, खाना, जो आपके आसपास की चीजें हैं, वो भी तो उस बीमारी को करने में बहुत बड़ा योगदान निभा रही है, तो उनको क्या बोलते हैं बाबू? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। इपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड, कोई भी बीमारी होगी तो आपको तीन ही कारण से होगी। सबसे पहला कि कोई एजेंट होगा, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, पैथोजन होगा, वो अटैक करेगा। वायरस, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिजिकल फैक्टर हो सकता है, केमिकल फैक्टर हो सकता है, जो क्या करेगा बाबू? अटैक करेगा। तो एक तो हो गया बाबू एजेंट, दूसरा हो गया होस्ट, जिसपे अटैक होगा उसको क्या बोल देंगे? होस्ट। और तीसरा हो गया इन्वायरमेंट, जिसके थ्रू अटैक हो रहा है। एक अटैक कर रहा है एजेंट, जिसपे अटैक कर रहा है होस्ट, और जिसके थ्रू अटैक कर रहा है यानी पानी, हवा, खाना, उसको क्या बोलेंगे बाबू? इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से आपको एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिजीज मैंने समझा दिया। समझ में आया? समझ में आया। तो आज 8 क्वेश्चन करते हैं, और इसी यूनिट का, ये यूनिट 1 है बाबू, जो जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसी यूनिट 1 का एक और लेक्चर मैं करूंगा। ये इसका पार्ट 1 है, और इसका पार्ट 2 भी आएगा। समझ रहे हो ना? इसी यूनिट का पार्ट 2 में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। बाकी के बचे हुए जो भी कॉन्सेप्ट बाकी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, उसमें आप देखोगे अलग अलग हम डेट्स पढ़ेंगे कि किस ईयर में क्या सुविधाएं ला गई, तो हिस्ट्री हो गया। या फिर आपका जीएनएम के तौर पे आपका क्या महत्व है, क्या कर्तव्य है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और फिर इस यूनिट को खत्म करेंगे। तो जितने भी लोग हैं बाबू, पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ऑल दी बेस्ट। आप सभी को ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा। जो भी बच्चे यहाँ तक देखे पूरा लेक्चर, उनको बहुत बहुत बाबू थैंक यू, बधाई हो कि आपने इतने देर तक बैठ के इस लेक्चर को देखा, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे आंसर्स पढ़े। इतना ज्यादा आप ये सारी चीजें सुनोगे ना, इतना ज्यादा सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे, उतना ज्यादा एग्जाम में जो है ना बाबू, एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। ये बात आप एकदम दिमाग में बैठा लो। अगर आपको एग्जाम में रिफ्लेक्ट करवाना है ना, आपको एग्जाम में याद आना चाहिए ना, तो जितना ज्यादा हो सके ना, देखो, पढ़ो, सुनो। जितना ज्यादा आप देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में याद आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। समझ रहा है? चीजें क्लियर होंगी, और उतना ही अच्छा आपका क्या होगा? आंसर राइटिंग होगा। सबसे बड़ी बात देखो, आंसर राइटिंग में क्या आता है? बेमतलब बेफालतू की चीजें लिखने को अच्छा आंसर नहीं बोलते, बेमतलब बेफालतू की चीजें लिख के पूरा कॉपी भर दिए। आंसर राइटिंग में आपके क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी कैसे आएगी? इन लेक्चर्स को देख के आएगी। जब आप इन लेक्चर्स को देखोगे, अलग अलग टर्म्स, अलग अलग वर्ड्स लिखोगे, और उन वर्ड्स को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करोगे, इंक्लूड करोगे, तो एग्जामिनर जब उन वर्ड्स को पढ़ेगा ना, तो खुश हो जाएगा और आपको भर भर के नंबर देगा। तो पास होना तो बहुत दूर की बात है बाबू, आप बहुत ही अच्छा नंबर से पास होगे। कम सम नंबर से पास होने का मत सोचना है। एस टू विजन से पढ़ रहे हो, आदित्य सर से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे नंबर से आपको पास होना है, और BUHS के एग्जाम को फोड़ देना है। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए अपने कॉमन ग्रुप पे। जितने सारे आपके दोस्त हैं, स्टेटस पे लगाना है, स्टेटस पे लगा दो।
जो भी आपके दोस्त हैं सबको बता दिए, सब मिलजुल के लेक्चर्स देखो, सब मिलजुल के पढ़ो, ग्रुप स्टडी करो और सब एक साथ बाबू पास हो अच्छे नंबर से। समझ में आया? ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।